आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप एक ज्वाइनिंग लेटर को कैसे भर सकते हैं। वो कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जिससे आपको साइन करवाने की आवश्यकता होती है। एक ज्वाइनिंग लेटर को बनवाने के लिए आपको कहां कहां जाना चाहिए जिससे कि आप आसानी से ज्वाइनिंग लेटर बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए चीज़ों के द्वारा आप पूरी अच्छी तरह से एक ज्वाइनिंग लेटर को बनवा सकते हैं। और दोस्तों, उससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हर तरह की जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक ज्वाइनिंग लेटर है जिसका हेडक्वार्टर हुबली है, और यह ज्वाइनिंग लेटर 2 जून 2020 को भेजा गया है। दोस्तों, इस ज्वाइनिंग लेटर का सब्जेक्ट यह है कि यह असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है हुबली डिवीज़न से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें लिखे गए ये सारी चीज़ें क्या बताया जा रहा है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले यह लिखा गया है कि यह असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ज्वाइनिंग लेटर है जिसका पे बैंड 5200 से 20,200 है, और यह 1900 ग्रेड पे की जॉब है जो कि सेकेंड लेवल में आता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऊपर में लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 1 नंबर में क्या दिया गया है। दोस्तों, लिखा गया है कि दिस इज़ ओनली एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। यह आपको ऑफर कर रहा है नियुक्ति के लिए, न कि यह आपका ऑर्डर है। दोस्तों, दूसरी पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको वो कौन कौन सी कागजात है जो लेकर के आपको जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह लिखा गया है कि ओरिजिनल हाई स्कूल रिकॉर्ड बुक या स्कूल ट्रांसफ़र या लिविंग सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी आपके पास है, चाहे वह एसएलसी या सीएलसी जो भी हो, उसे आपको लेकर के जाना है। उसके साथ साथ टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट है, उसके साथ साथ आप इसका प्रोविज़नल भी लेकर के जाएं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपको अटेस्टेड कॉपी सभी डॉक्यूमेंट का ले करके जाना है। इसके साथ साथ आपको जीरोक्स कॉपी भी ले करके जाना है जो कि किसी भी गजटेड ऑफिसर का अटेस्टेड होना चाहिए। दोस्तों, ये सारी डॉक्यूमेंट का आप कम से कम 3 सेट जेरोक्स ज़रूर करवा लें, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी हो भी जाती है तो आपके पास कागज़ रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ले करके जाना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इन सभी ऑफिसर्स में से किसी एक का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ होना जरूरी है। दोस्तों, चौथा पॉइंट यह है कि आपको 8 कॉपीज़ ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, यानी आपको 8 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले करके जाना है। हो सके तो आप इससे ज़्यादा भी ले करके जा सकते हैं। दोस्तों, पांचवा पॉइंट में आपको यह कहा जा रहा है कि आपको एक एग्रीमेंट बनवा के ले जाना है, जो कि 20 रुपया का स्टाम्प पेपर पे यह एग्रीमेंट बनेगा, जो कि आपके इस ज्वाइनिंग लेटर के साथ संलग्न किया गया है। उसे आपको बनवा करके लेके जाना है। दोस्तों, यह 5वीं पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको वहाँ पे नियुक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसे आप बहुत सतर्कता के साथ सही सही बनवा के लेके जाना ज़रूरी है। उसके बाद बताया गया है 6 पॉइंट में कि आपको 17 वीक का एक ट्रेनिंग पीरियड होगा। इस ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ आपको स्टाइफन के रूप में 19,900 रुपया दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको डियरनेस अलाउंस जो 17% है, वह आपको 19,900 बेसिक पे के हिसाब से दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ स्टाइफन ही दिया जाएगा और डीए ही दिया जाएगा। इसके अलावे आपको किसी भी तरह का अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, जैसे एचआरए, टीए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 में यह कहा गया है कि कम से कम आप 5 साल के लिए
यह जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो जितने भी पैसे आपको रेलवे की तरफ से आपके ड्यूटी के दौरान दिया गया है, उस पैसे के साथ साथ उस पे 12.5% का ब्याज के साथ आपको रेलवे को देना होगा। ये सारी चीज़ें पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है कि अभी आप रेलवे का परमानेंट स्टाफ नहीं है जब तक कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट रेलवे को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आप रेलवे के लिए पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन में किसी तरह का गलत रिमार्क्स मिलता है तो आपको जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 12 इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है। पॉइंट नंबर 12 और 13 में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया नहीं है, लेकिन आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 14 में यह आपका शपथ पत्र है और आपको यह शपथ लेना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यह शपथ जब आपको नियुक्ति मिल जाएगी, यानी जब आप अपना ज्वाइनिंग लेटर पूरी तरह से सबमिट कर देंगे, तब आप यह शपथ लेंगे। दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में आपको ये सारी चीज़ें बताना भी है, इसलिए ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा सबसे पहले चलते हैं कि आपको कौन कौन से पेपर कहाँ बनवाने हैं और किस तरह से बनवाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो अलग अलग गैजेटेड अफसर से बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जहाँ से आप लास्ट स्टडी किए हैं वहाँ पर जा कर के इस सर्टिफिकेट को आप आसानी से बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपके पिताजी का नाम लिखना है और यहाँ पे वह इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको कितने दिनों से जानते हैं वह उस साल को यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, इसमें कम से कम 2 साल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर से आपका ही नाम होगा, उसके साथ साथ प्लेस में जहाँ पर वह इंस्टीट्यूट है उस प्लेस का नाम होगा और जिस दिन आप इस पेपर को बनवाएंगे उस दिन का यहाँ तारीख होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को हो जाने के बाद जब आप किसी अदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के गजेटेड ऑफिसर के पास जाएंगे तो फिर से आपको वही सारी प्रक्रिया करना है कि यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम होगा, इसके साथ साथ यहाँ कम से कम 2 ईयर डालना ज़रूरी है और फिर वही प्लेस और वही साइन। इस तरह से आप ये दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं। इन दोनों सर्टिफिकेट को बन जाने के बाद आपको कहा गया है कि आप फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आप इसमें अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है। चाहे फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, यह अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्लेस और डेट लिखा जाएगा, यहाँ पे उस अधिकारी का साइन और डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। इस तरह से आप यह सर्टिफिकेट को आसानी से बनवा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस सर्टिफिकेट को यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कैसे बनवाया जाता है। दोस्तों, अगला सर्टिफिकेट है कि जो भी कैंडिडेट अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उसके लिए यह बनवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का आपका गांव का नाम होगा और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट होगा और कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे किस कास्ट में आते हैं ओबीसी के, उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखना है कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना हुआ है वही कास्ट का नाम यहाँ पर आपको कलम से भरना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका नाम होगा, आप कौन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा और कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का भी नाम भर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से इसे निर्गत कराना आवश्यक है। जब इन दोनों का यहाँ पर साइन और मुहर हो जाएगा इसका मतलब आपका यह सर्टिफिकेट बन गया है। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। दोस्तों, यह कास्ट सर्टिफिकेट
SC, ST और OBC के कैंडिडेट जो भी बिलोंग करते हैं उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आप कौन गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, उसके साथ साथ कौन सा स्टेट है यह भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। दोस्तों इसके साथ साथ आप कौन कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे उस कास्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन सर्टिफिकेट के हिसाब से इस ऑफलाइन यानी रेलवे के फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट अपने कचहरी या कोर्ट से बनवा करके ले जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है अटेस्टेशन फॉर्म। दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म आप खुद से भर सकते हैं। इसमें आपका पोस्ट का नाम लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। जैसे यह जॉइनिंग लेटर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है तो इसमें यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट लिखा जाएगा। उस कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना होगा जिसमें किसी किसी में यह कहा जाता है कि वह आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। दोस्तों फ़ोटो पे गैजेटेड अफसर का यहाँ पर अटेस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर बोला जाता है कि इसमें अटेस्टेड करवाना है तो आप अपना ही अटेस्टेड करें। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपका सरनेम होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा। जैसे अगर किसी का नाम सोनू सिंह है तो यहाँ पर वह सिंह लिखेगा, यहाँ पर सोनू लिखेगा। लेकिन अगर किसी का नाम सोनू कुमार सिंह है तो यहाँ पर इस सिचुएशन में भी वह यहाँ पर सिंह लिखेगा और यहाँ पर सोनू कुमार लिखेगा। उसके बाद वह यहाँ पर पूरा अपना करंट एड्रेस लिखेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका होम एड्रेस जो है वह पूरा लिखना ज़रूरी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में यह कहा गया है कि अगर आप पहले कहीं और रहते थे और अभी कहीं और रह रहे हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे अगर आप पहले दिल्ली में रहते थे और मुंबई में आ गए तो यहाँ पर आपको दिल्ली और यहाँ पर आपको मुंबई लिखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुंबई का आप जहाँ रहते हैं उसका पूरा पता लिखना ज़रूरी है और फिर वह स्थान किस हेडक्वार्टर या किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आप अपने फैमिली के बारे में सभी चीज़ों का मेंशन करेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पिताजी का नेशनलिटी क्या है उस चीज़ को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपके पिताजी का बर्थ प्लेस कहाँ पर है उस चीज़ को लिखेंगे। उसके बाद आपके पिताजी क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे और एड्रेस क्या है तो एड्रेस को यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर जगह छोटा है इसलिए पूरा एड्रेस नहीं भी लिखेंगे तो आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का ही नाम लिख करके छोड़ सकते हैं और फिर परमानेंट एड्रेस में भी डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस ही डाल करके छोड़ सकते हैं। यही चीज़ आप अपने मदर के एड्रेस या वाइफ हस्बैंड या ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी है उसमें आप पूरी इसी तरह से अपने कॉलम को सीधा बनाते हुए इस तरह से सभी के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में लिखेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट हो सकता है कि यह आपके काम का नहीं है क्योंकि इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि अगर किसी के बच्चे किसी विदेश में पढ़ते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी को मेंशन करने की ज़रूरत है। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे अपना नेशनलिटी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और आपका प्रेजेंट एज क्या है। अगर 23, 24 जो भी एज है तो आप 25, 26 इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आपका एज एट मैट्रिकुलेशन मतलब जब आप मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे तो आपका एज क्या था। सिर्फ आप एज का ईयर को लिखना है, न कि उस मंथ को भी लिखना ज़रूरी है। दोस्तों अगले पॉइंट में आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा गया है तो आप सभी में नो ही करेंगे। जैसे कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हैं तो आप नो करेंगे। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं सभी में आप नो ही करेंगे। दोस्तों 13 नंबर पॉइंट में 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखना है उसके एड्रेस के साथ। जो आपको अच्छी तरह से जानता है उसी का नाम लिखना है क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो हो सकता है कि इन्हीं 2 लोगों से आपके बारे में पूछा जाए। इसलिए इन दोनों लोगों को आप अपने नज़दीकी जो आपको अच्छे तरह से जानते हैं उसी का नाम यहाँ पर लिखना है।
उसके बाद आप अपना यहाँ पे साइन करेंगे और आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों उसके बाद चलते हैं कि आप इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 8 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आप किसी एक से भी इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। दोस्तों इसमें यह भी दिया गया है कि जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं वहाँ से भी आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बनवाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होता है, क्योंकि आपका वहाँ पे पूरी रिकॉर्ड होती है कि आप कितने साल तक वहाँ पर पढ़े हैं, चाहे वह आपका मैट्रिक का स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या फिर ITI डिप्लोमा जो भी कर रखा है वहाँ भी करवा लेने से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसे आपको भरना नहीं है, क्योंकि यह आपका ऑफिस का कार्य है, यह ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं डीड ऑफ इंडिमनिटी में। दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपका श्योरिटी बनता है उसका जो पेमेंट बनाता है उसका ऑफिस का सील यहाँ पर लगेगा, और जो उसका पेमेंट बनाता है उसका सिग्नेचर और डेजिग्नेशन यहाँ पे होगा, न कि श्योरिटी का यहाँ पर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन होगा। श्योरिटी का सिर्फ यहाँ पर नाम होगा और वह किस स्थान पर है, यानी क्या डेजिग्नेशन है और किस ऑफिस में कार्य करता है और उसका क्या पेमेंट है, बस इतना ही होगा। इन दोनों जगहों पर उसका जो पेमेंट बनाता है उसका इन दोनों जगहों पर ऑफिस सील और डेजिग्नेशन और सिग्नेचर होगा। जैसे अगर आपका श्योरिटी का नाम राम है तो यहाँ पर जो सिग्नेचर होगा राम का नहीं होगा, बल्कि राम का जो पेमेंट बनाता है श्याम बनाता है, तो यहाँ पर श्याम का पेमेंट होगा, और श्याम किस ऑफिस में रहता है उस ऑफिस का यहाँ पर सील लगेगा। इस जगह पर अगर आपका श्योरिटी राम है तो यहाँ पर राम का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर उसका पता होगा और वह किस ऑफिस में कार्यरत है उस ऑफिस का पता होगा, तो श्योरिटी के स्थान पर राम का ही होगा सिग्नेचर। उसके बाद विटनेस फॉर श्योरिटी, यहाँ पर आपको क्या करवाना है कि राम को जो जानता है उसका सिग्नेचर और उसका एड्रेस होगा। यहाँ पर भी राम को जो जानता है उसका सिग्नेचर और उसका एड्रेस होगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है विटनेस कि यह भी सरकारी सेवा में हो। विटनेस कोई भी हो जो राम को सिर्फ जानता हो, बस इतना ही विटनेस फॉर श्योरिटी का अर्थ है। उसके बाद ट्रेनी में आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। उसके साथ साथ विटनेस फॉर ट्रेनी में आपको जो जानता है, यानी आपको जो अच्छी तरह से जानता है, उसी का यहाँ पे आप विटनेस बनाएंगे। जैसे आप अपने इसमें फैमिली मेम्बर या आप अपने रिश्तेदार या गांव घर के भी आदमी किसी को भी ले सकते हैं। फिर जब आप पिछली पेज पे आएंगे तो यहाँ पर फिर मिलेगा आपको श्योरिटी का साइन। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको राम का सिग्नेचर ही चाहिए, बाकी कुछ भी यहाँ पर राम का नहीं चाहिए, और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके साथ साथ ऊपर में भी देख लेते क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले किस दिन में यह बॉन्ड बनवा रहे हैं उस दिन को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा और आपका यहाँ पर एड्रेस लिखा जाएगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा जाए, सिर्फ आप अपने डिस्ट्रिक्ट को लिख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप अपने जो श्योरिटी है उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। जैसे आपका श्योरिटी राम है तो यहाँ पर राम लिखा जाएगा, और यहाँ पर राम के पिताजी का नाम लिखा जाएगा, और राम कहाँ का है उसका एड्रेस या उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप डीड ऑफ इंडिमनिटी पूरी अच्छी तरह से बनवा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है, जो कि 20 रुपया का स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। यह स्टाम्प पेपर आपको 2 तरीके से मिल सकता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। जो भी आपको मिल रहा है उस पर आप बनवा सकते हैं, आपको किसी भी तरह का आपत्ति नहीं होना चाहिए। जब आप इस 20 रुपया का जुडिशियल स्टाम्प पेपर ले लेंगे तो ये सारी चीज़ें जितनी भी लिखी गई है आप उस पेपर पर पूरी अच्छी तरह से टाइप करवा करके उसमें अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका उम्र क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ों को पूरी तरह से मेंशन करने के बाद यहाँ पर डेट का मेंशन कर देंगे और यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस और अपना साइन कर देंगे।
जब ये सारी बातें जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवा देंगे तब इस जुडिशियल स्टाम्प पेपर को फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जमा करके उससे यह निर्गत होना ज़रूरी है। अगर आप मजिस्ट्रेट से इसमें निर्गत नहीं करवाते हैं तो आपको यह रिजेक्ट माना जाएगा और फिर से आपको यह जमा करना होगा। इसीलिए इस जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एसडीओ या मजिस्ट्रेट का साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप कैसे इस सर्टिफिकेट को यानी ज्वाइनिंग लेटर को पूरी अच्छी तरह से भरना है स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेलवे से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिलती रहे।